कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन? साइंस की लैंग्वेज में बाद में, पहले एक रफ लैंग्वेज में समझ लो। तुमने 2 गिलास लिया, एक में तुमने सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाली और एक में तुमने 5 से 6 चम्मच चीनी डाल दी। तो किस में चीनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है? तो तुम कहोगे भाई इसमें बी वाले में चीनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ए वाले से। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, सिर्फ इतना होता है। समझ में आ गया? इसी से न्यूमेरिक भी आएंगे रिलेटेड अभी, लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले आप ये समझो कि एक, जैसे उसने बताया था कि ग्रुप ए को एक स्पैटुला मतलब 1 चम्मच मिला है कॉपर सल्फेट, जबकि ग्रुप बी को 2 चम्मच मिला है। तो तुम्हें पता चला कि किसका कंसनट्रेटेड ज़्यादा है, किसके सॉल्यूशन में ज़्यादा कंसनट्रेशन है। हाँ, हमें पता चला कि बी वाले के उसमें सॉल्यूशन में ज़्यादा कंसनट्रेशन है, क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सोलवेंट कैन वेरिड। प्रोपोर्शन जो हो सकता है सॉल्यूट का या सोलवेंट का, वो वेरी हो सकता है, मतलब अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी ने कम सॉल्यूट डाला हो सकता है सोलवेंट ज़्यादा डाला हो, या सोलवेंट कम डाला हो, सॉल्यूट कम डाला हो। तो ये चीज़ क्या करती है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का अमाउंट जितना प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, उसके इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो अमाउंट है सॉल्यूट का, वो जितना सॉल्यूशन में होगा उससे ही डिपेंड करता है कि हम कह सकें कि वो डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है या फिर सैचुरेटेड है। तो ये जो 3 टर्म्स हैं नहीं आपके लिए, जिसमें से एक वर्ड है डाइल्यूट, एक वर्ड है कंसंट्रेटेड और एक वर्ड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपसे सिंपल भी पूछा जाता है, सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर। तो सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन पे। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर बिल्कुल कंपैरेटिव टर्म्स होती हैं। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब वही था, जैसे एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डाल दी और एक दूसरे गिलास में 5 से 6 चम्मच चीनी डाल दी, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, ये क्या हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। यही मतलब होता है उनका। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कुछ और होता है, उन्हीं की आप डिटेलिंग करने जा रहे हैं। तो पहले 2.3 की एक छोटी सी एक्टिविटी भी देख ही लेते हैं। टेक है अप्रॉक्सीमेटली 50 ml वाटर लो। आपका जो कफ सिरप आता है, वो जो छोटी वाली बोतल आती है उसमें 50 ml कफ सिरप आता है। ठीक है। तो 50 ml का एक कप वो लो, वाटर लो, और ईच इन 2 सेपरेट बीकर, 2 सेपरेट बीकर में रखो। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बैरियम सल्फेट, तीनों में से कोई भी जो आपको अवेलेबल हो, शुगर, सॉल्ट या फिर बैरियम क्लोराइड जो आपको अवेलेबल हो डाल दो। ऑन द बीकर सेकेंड विथ कंटिन्यूस स्टीरिंग, और फिर उसे लगातार मिलाते भी रहो। When no more solute can be dissolved, तब तक डालते रहो और मिलाते रहो जब तक और सॉल्यूट उसमें मिलना बंद हो जाए। ये बात देखने में सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती है कि मिलना कैसे बंद हो जाएगा, मगर कोशिश करना ज़रूर होगा। आज कोशिश करना कि एक गिलास लो, उसमें थोड़ा सा ही पानी डालो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml पानी डाल लो। 100 ml पानी मतलब इतना इतना पानी होगा। उसमें 3 चम्मच चीनी डालो और उसे मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो। अगर वो सारी घुल गई 10 मिनट में, 15 मिनट में मिला के तुमने घोल दी, तो और चम्मच डालना। एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। चीनी जिस शेप में है उसी शेप में रहेगी, अब वो और डिज़ोल्व नहीं होगी। जब वो और डिज़ोल्व नहीं होती तभी उसको कहते हैं अब ये बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जितना डिज़ोल्व हो सकता था उसमें कोई भी सॉल्यूट उतना डिज़ोल्व हो चुका, अब कोई नया सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता। यही एक्टिविटी में समझाया गया है कि आपने इस तरह से 2 बीकर लिए और एक में आप लगातार डालते गए जब तक उसने डिज़ोल्व होना बंद नहीं कर दिया, तब तक आपने उसमें सॉल्यूट डाल। इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बैरियम क्लोराइड, इनमें से कोई भी मतलब, इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, शुगर, बैरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। क्या अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो ज़्यादा डिज़ोल्व हुआ टेम्परेचर इंक्रीज़ ना करने से? हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमेशा ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। कभी नोटिस किया है, जब आप नींबू पानी बनाते हो तो आपने जब ठंडे पानी में कोल्ड वाटर में चीनी मिलाने की कोशिश करते हो तो बहुत देर लगती है, लेकिन अगर आपने वार्म वाटर में पानी मिलाना शुरू किया, चीनी मिलानी शुरू करी, तो बहुत ही जल्दी वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो उसने पूछा क्या टेम्परेचर बदलने से उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसमें चेंज आया? उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब उसका डिज़ोल्व होने में चेंज आया? हाँ आया, हाँ आ गया। वार्म वाले में जल्दी डिज़ोल्व हो गया, वार्म वाले में क्या हो गया, जल्दी डिज़ोल्व हो गया।
तो आपसे ये पूछा गया कोई फ़र्क पड़ा? हाँ फ़र्क पड़ा, सेम नहीं था। वार्म वाटर में वो जल्दी डिज़ोल्व हो गया। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे एक लिमिट तक ही हम डिज़ोल्व कर सकते हैं किसी सॉल्यूट को, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने की बात आती है तो उसमें एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही चेक किया जाता है। तो एक रूम टेम्परेचर पे अगर मैं 100 ml पानी लूँ और उसमें 10 ग्राम चीनी मिला दूँ और वो उसके बाद और चीनी को डिज़ोल्व ना करे तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका होगा। अगर मैं और मिलाऊं, अब मैंने 10 ग्राम और मिला दी और वो 10 ग्राम भी एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही हिला के स्टीर कर करके मैंने उसे मिला दिया है, तो यानी अभी वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि उसमें और मिल चुकी है और मिल सकती है और शुगर मिल सकती है। तो एक जो फिक्स लेवल है उसके बाद जब नया सॉल्यूट मिलना बंद हो जाए, डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, तो उसे आप लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें 2 लैंग्वेज में सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डिफ़ाइन दी हुई है। तो पहला है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज़ डिज़ोल्व एच मच सॉल्यूट इट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग। तो जितना सॉल्यूट उसने डिज़ोल्व कर दिया, जितने की कैपेबिलिटी थी उसके डिज़ोल्व होने की, तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये तो हो गया आपका पहला डिफ़ाइन, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। दूसरी लैंग्वेज वाला डिफ़ाइन ज़्यादा इजी है और आपको याद भी रहेगी। सेकेंड डिफ़ाइन बहुत ही इजी वर्ड्स में है, आपको यही याद रहती है और अब यही याद करोगे कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट, जब और ज़्यादा सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व ना हो, when no more solute, जब और ज़्यादा solute dissolve ना हो in a solution at a given temperature, it is called saturation solution। बहुत easy है। when no more solute can be dissolved, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution। given temperature word को भूल मत जाना, क्योंकि गर्म करके तो आप बहुत सारा भी मिला सकते हो, तो गर्म करना नहीं है, रूम टेम्परेचर पे एट ए गिवन टेम्परेचर पे ही आपको वो चेक करना है। तो अमाउंट ऑफ द, अब आ रही है सॉल्युबिलिटी की डिफ़ाइन। मैंने पहले भी बताया केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको डिफ़ाइंस बहुत ज़रूरी याद करनी होती हैं। तो अब आगे सॉल्युबिलिटी की डिफ़ाइन। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जितना अमाउंट आपने सॉल्यूट का डाला है किस में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, एक गिवन टेम्परेचर के अंदर, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ना वाटर वाला, तो अगर मैं 100 ml पानी में 18 ग्राम चीनी डालूं तो ये 18 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है, इसकी इतनी होती है। 18 ग्राम चीनी इजीली सॉल्युबल हो जाएगी, मैं उसे हिलाती रहूँगी तो सॉल्युबल हो जाएगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मैंने डाली तो वो जो ज़्यादा डालूँगी वो उसमें नहीं घुलेगी, वो एज इट इज़ साइड में पड़ी रहेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 18 ग्राम जो है वो सॉल्युबिलिटी है 100 ml वाटर में एक शुगर की। तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the saturated solution, amount of the solute present in the saturated solution। अच्छे से याद करो, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का वो अमाउंट जो प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे एट गिवन टेम्परेचर, दिस की जगह गिवन लिख देना, एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो इसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज़ लेस देन द सैचुरेशन लेवल, अगर वो सैचुरेशन लेवल से कम है उसमें सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट तुमने मिक्स किया है वो सैचुरेशन लेवल से कम है, तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे वही 100 ml पानी में अगर मैंने सिर्फ 10 ग्राम चीनी डाली है तो वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है अभी कि वो 8 ग्राम और जाके और क्या कर सके, उसे घोल सके। तो अगर उसकी जितनी सैचुरेशन लेवल है उससे कम उसके में सॉल्यूट डला हुआ है तो वो अनसैचुरेटेड है, और जितना उसका लेवल है उतना ही डला हुआ है तो वो सैचुरेटेड है। तो आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफ़ाइन याद करनी है सॉल्युबिलिटी। इतने में ही 3 डिफ़ाइंस हैं और तीनों डिफ़ाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक है सॉल्युबिलिटी, और तीनों बहुत इजी है। सॉल्युबिलिटी था अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे एक गिवन टेम्परेचर पे, उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और दूसरा था तुम्हारा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन इट सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, अगर वो सैचुरेशन लेवल से कम है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। What would happen if you were to take a saturated solution to a certain temperature and cool it slowly?
अब क्या होगा, अगर आपने एक उसे अच्छे से घोल दिया है, अब वो सैचुरेटेड तो हो गया है, अब आपने उसे फ्रिज में रख दो, कूल करो, स्लोली स्लोली उसे फ्रीजर में रखो और कूल करना शुरू कर दो। फिर क्या होगा, एक बार फिर वो दानों में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे चीनी के दाने होते हैं वैसे बेरियम क्लोराइड के दाने होते हैं, वैसे सॉल्ट के दाने भी होते हैं, मतलब क्रिस्टल, इन वर्ड्स उसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल, साइंस में भी क्रिस्टल वर्ड यूज़ होता है। तो वी कैन एंटर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेज सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। ये भी डेफिनेट है, अगर 100 ml में सिर्फ शुगर 18 ग्राम डाइल्यूट होती है, तो ऐसा नहीं है कि 18 ग्राम ही आपकी सॉल्ट भी डाइल्यूट हो सकता है सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा डाइल्यूट होता हो, बेरियम क्लोराइड और ज़्यादा डाइल्यूट होता हो। तो सबकी सॉल्युबिलिटी सेम नहीं होती, सबकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अब ये अगर डिफरेंट डिफरेंट होती है तो डेफिनेट कोई फार्मूला भी होता होगा जिससे पता चलता होगा कि कितनी होती है। तो आपके लिए है द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ से शुरू है नेक्स्ट पैराग्राफ, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ। तो ये जो फार्मूला पढ़ने वाले हैं, ये फार्मूला किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है ये फाइंड करने के लिए निकालते हैं फार्मूला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जैसे अभी मैंने बताया ना, 18 ग्राम मैंने शुगर डाली और सॉल्यूशन कितना हो गया 118 ग्राम मल्टीप्लाई में 100%, तो ये इसका फार्मूला है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सोलवेंट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब हमेशा अगर अमाउंट में आता है, तुम्हें पता है जो सॉल्यूट डालोगे आप वो तो दोनों, जब आप कोई सॉल्यूट डालते हो किसी सोलवेंट में, जब आप किसी सोलवेंट में कोई सॉल्यूट डालते हो, इस तरह से कोई सॉल्यूट प्लस करते हो यानी डालते हो सोलवेंट में, सॉल्यूट हमेशा ml में हो ज़रूरी है, हो सकता है सॉल्यूट ग्राम में हो, क्योंकि वो तो जैसे हम चीनी है, चीनी तो ग्राम में तोलोगे, ml में तो नहीं तोलोगे। मगर जो सोलवेंट है वो हमेशा ml भी हमेशा ml होता है, मोस्टली ml ही होता है, मतलब मिलीलीटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसके जो फार्मूले होते हैं वो 2-3 होते हैं, तो उसको लेके कंफ्यूज मत होना। देयर है वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को शो करने के लिए तरीके हैं। मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि जो मिला रहे हो वो भी मास वाला है यानी केजी वाला है, जिसमें मिला रहे हो वो भी केजी वाला है, इनटू में 100%। मास ऑफ वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम किस में होता है, वाटर में। तो अगर तुम लिक्विड में मिला रहे हो और ऊपर जो मिला रहे हो वो क्या है, तुम्हारा सॉलिड है, तो उसका फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। जब मास सॉल्यूट है और जिसमें मिला रहे हो वो लिक्विड है तो उसे मास बाय वॉल्यूम कहते हैं। और जब जो मिला रहे हो वो भी सॉलिड है और जिसमें मिला रहे हो वो भी सॉलिड है तो उसे कहते हो मास बाय मास परसेंट। कंफ्यूज मत होना, फार्मूले में सिर्फ वो क्वांटिटी का एसआई यूनिट कौन सा यूज़ होने वाला है इसके ऊपर डिपेंड कर रखा है, क्योंकि मास आप दो चीज़ों को मिक्स कर सकते हो तो दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं और एक सॉलिड और एक लिक्विड भी हो सकता है, इसलिए ये फार्मूला चलता है। अब इसके नीचे देखो एक न्यूमेरिक दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और इतना ग्राम वाटर है, उसने वाटर को भी ग्राम में ही लिया है, उसने वाटर को भी किस में तोला, ग्राम में तोला है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला वाला, क्योंकि मास बाय मास परसेंटेज वाला चल रहा है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज वाला निकालो, तो मास बाय मास परसेंटेज वाला निकालो, तो ये हो गया 40 और नीचे होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, 40 प्लस में 320, प्लस में 320 क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये तो कॉमन सॉल्ट इन वाटर है 320, सॉल्यूशन तो बनता है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों को मिलके ही तो सॉल्यूशन बनता है। तो नीचे तो लिखना ही सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन लिखना है तो डेफिनेटली आपको 40 और 320 दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपका सॉल्यूट है जबकि ये आपका क्या है, सोलवेंट है, और दोनों को मिलाकर ही क्या बना सकते हो तुम लोग, सॉल्यूशन बना सकते हो। तो इसलिए फार्मूले में ये यूज़ हुआ। तो ये आ गया आपके पास 40 अपॉन में 380 इंटू में 100%। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो ये तो एग्जाम्पल ही था, तो आपके पास है मास लिखते कैसे हैं, क्योंकि साइंस में लिखने के बहुत मार्क्स है भाई। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, मास ऑफ सोलवेंट कितना है 320। अब मास ऑफ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, वो होता क्या है, दोनों को प्लस यानी 360 ग्राम। तो मास ऑफ परसेंटेज सॉल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर नीचे सॉल्यूशन इंटू में 100%, तो 100 ये परसेंट लगाता नहीं है, आप लगा देना 100%, ठीक है। तो ये काट कूट के आपके पास आ गया 11.1%। मिक्सचर को हमने पार्ट्स में बांटा था, एक पार्ट था उसका सॉल्यूशन जो हमने अभी डिटेल में पढ़ लिया,
सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, तो हम उसकी लाइट का पाथ नहीं देख सकते, और बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और बहुत ही यूनिफॉर्मली उसमें मिक्स हो के होते हैं। अब दूसरा है सस्पेंशन। सस्पेंशन कैसा होता है तो देखते हैं। ये नॉन होमोजीनियस है, यानी कि होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस नहीं होगा तो कैसा होगा, हेट्रोजीनियस, लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी, जैसे ग्रुप सी ने ऑब्टेन किया था। अब है इन विच सॉलिड आर डिस्पर्ज इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। तो इसमें जो सॉलिड है वो डिस्पर्ज हो रखे हैं, डिस्पर्ज हो रखे मतलब फैले हुए हैं, डिस्पर्ज हो रखे हैं इन द लिक्विड में। इस सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डोंट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। वो बहुत अच्छे से डिजॉल्व नहीं होते और सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम में। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल बाय द नेक्ड आइज, और उसके पार्टिकल्स इतने छोटे नहीं होते कि नज़र ना आए, उसके पार्टिकल इतने बड़े ज़रूर होते हैं कि हमें आराम से नज़र आ जाएं। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो अभी आगे इसकी प्रॉपर्टी, सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी होती है, ये आती भी हैं पेपर में। तो सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पहला प्रॉपर्टी हो गया उसका। दूसरा प्रॉपर्टी है उसका, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, ये नेक्ड आइज से देखा जा सकता है, जबकि सॉल्यूशन के पार्टिकल नेक्ड आइज से नहीं देखे जा सकते थे। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, और ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। क्यों, क्योंकि स्कैटर करने के लिए लाइट, जब कोई लाइट जाती है ना, तो लाइट को स्कैटर करने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल चाहिए होते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल ज़्यादा ही छोटे हैं कि वो स्कैटर ही नहीं कर पाते, लेकिन इसके पार्टिकल इतने बड़े तो हैं कि वो तोड़ देते हैं लाइट को। तो द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को जो पासिंग होती है इससे, एंड मेक द पाथ विजिबल, और हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, ऐसा लगता, पता चलता है कि लाइट यहाँ से गुजर रही है। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एट द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो सम पार्टिकल, उसके सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, थोड़ी देर में नीचे बैठ जाएंगे। दैट इज द सस्पेंशन इज अनस्टेबल, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और सिर्फ फिल्ट्रेशन करके हम इसे निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा आपका, जैसे आपने सैंड और वाटर मिला दिया, सैंड और वाटर, तुम्हें पता है कि रेत को अगर पानी से मिलाओ और कुछ टाइम तक गिलास को ऐसे ही छोड़ दो तो सारे रेत जो है वो नीचे बैठ जाएगी, तो सेटल डाउन हो जाएगी। तो इसलिए ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसके ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। अगर आपने इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो ये थोड़ी देर में नीचे बैठ जाएंगे। इसके पार्टिकल विजिबल हो सकते हैं नेक्ड आइज से, ये लाइट को स्कैटर कर सकती है क्योंकि इसके लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े होते हैं, और अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाते हैं। ये इसके सारे फीचर्स हैं। सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके लिए, वो है कोलाइडल सॉल्यूशन, और ये दोनों के फीचर्स का इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब होता है बीच के फीचर्स हैं इसके पार्टिकल इतने बड़े भी नहीं हैं कि नेक्ड आइज से दिख जाएं, जैसे आपके दिखे किसके थे, सस्पेंशन के। इसके पार्टिकल इतने छोटे भी नहीं हैं कि लाइट्स को स्कैटर ही ना कर पाएँ, ये लाइट को ज़रूर स्कैटर कर पाते हैं। पता है, लाइट सिर्फ तभी हमें देख सकते हैं जब उसे किसी ने स्कैटर किया हो, जब उसे किसी ने तोड़ा हो, तो वो पार्टिकल्स लाइट को, जैसे एटमॉस्फेयर में लाइट विजिबल है क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, जो लाइट को तोड़ते हैं, स्कैटर करते हैं, बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट विजिबल होती है। तो उसके पार्टिकल इतने बड़े भी नहीं हैं, इतने छोटे भी नहीं हैं, तो इसके जो फीचर्स हैं वो इंटरमीडिएट हैं। तो पढ़ें इसके बारे में भी। तो मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी ने ये मिक्सचर बनाया था उन्होंने, और उसमें उन्होंने मिल्क मिलाया था या कुछ और मिलाया था, ध्यान नहीं है, लेकिन इस कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं इसे। द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल अनफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट, यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते। यूनिफॉर्मली स्प्रेड का मतलब पता है ना, जैसे आपने चीनी मिलाई पानी में तो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुई है, कहीं पे ऐसा नहीं कि पानी में कहीं पे मीठा कम, कहीं पे मीठा ज़्यादा है, पूरी तरह से यूनिफॉर्म है। लेकिन ये अनफॉर्मली स्प्रेड हो रखी होती है थ्रू द सॉल्यूशन में, ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलेस्ट साइज़, इसका साइज़ स्मॉलेस्ट छोटा है कंपेयर करके सस्पेंशन से छोटा है, सॉल्यूशन के साइज़ से, पार्टिकल के साइज़ से बड़ा है। द मिक्सचर अपेयर टू बी होमोजीनियस, इतने लगते हैं इसके पार्टिकल छोटे कि ऐसा लगता है कि होमोजीनियस है, बट एक्चुअली ये होमोजीनियस नहीं है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है। तो यह डिफरेंस में लाइन काम आ सकती है कि कोलाइडल सॉल्यूशन अपेयर लाइक ए होमोजीनियस बट इट इज़ ए हेट्रोजीनियस।
बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आइज। इतने तो छोटे हैं इसके पार्टिकल कि हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। बट दीज बाजी पार्टिकल्स ईजिली स्कैटर बीम ऑफ लाइट, लेकिन इतने बड़े ज़रूर हैं इसके पार्टिकल कि वो स्कैटर कर सकें बीम ऑफ लाइट को, एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2 में, जैसे हमने एक्टिविटी में भी देखा था। इसका ये यहाँ पर से डिफाइन है आपकी टिंडल इफेक्ट की। यूज़फुल डिफाइन है जो वर्ड आप बार बार यूज़ कर रहे हैं हम लोग कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इफेक्ट के बारे में नॉलेज दी थी, बताया था, उनकी कास्ट थी टिंडल, इसलिए अभी भी उसे टिंडल इफेक्ट ही कहा जाता है। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है कि द स्कैटरिंग से मिल जाएगी आपको ये वाली दाग, इसकी दिस की जगह दाग करना। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट का स्कैटर होना टिंडल इफेक्ट कहता है। इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसके साइंटिस्ट का नाम था टिंडल। तो डिस्कवर बाय द साइंटिस्ट हु डिस्कवर इट, इट्स नेम इज़ टिंडल, दैट वाई इसे ये नाम दिया गया। तो पता चल गया आपको। तो स्कैटरिंग ऑफ द light beam of light is called Tyndall effect after the name of the scientist who discovered the effect. Tyndall effect can be show observe किया जा सकता है on a fine beam of light। इस तरह से देखो टॉर्च डाली हुई है, ये लाइट इसने पास करवाई है दोनों गिलासों के दर से, लेकिन यहाँ पर से रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि आपको पाथ नहीं दिख रहा है लाइट का। लाइट का पाथ सिर्फ कब विजिबल होता है? जब एटमॉस्फेयर के या उसके पार्टिकल्स जो हैं उसको स्कैटर कर सकें, लाइट को स्कैटर कर सकें। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये वाला जो सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं। ये है आपका मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। वाटर ऑफ मिल्क का आपका स्ट्रक्चर है और इसमें से लाइट आर पार होती हुई आपको दिख रही है। तो आपने तीनों सॉल्यूशन पढ़ लिए। पहला सॉल्यूशन था आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा था आपका सस्पेंशन और तीसरा था आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। सबके अपने अपने फीचर्स होते हैं, तो सबके अपने अपने फीचर्स होते हैं। सॉल्यूशन के सबसे जो पहला था प्योर सॉल्यूशन था, उसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं, वो नेक्ड आइज से देखे जा सकते हैं, उसमें टिंडल इफेक्ट होता है। और सबसे पहले वाले में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। 3-3, 4-4 डिफरेंस आपको याद होने ही चाहिए इसके लिए कम से कम। और जो अभी लास्ट पढ़ा वो कोलाइडल है। वो है कौन है, दिखता कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर की तरह, लेकिन है क्या? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि फिल्ट्रेशन में छन नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते, लेकिन इतने बड़े ज़रूर हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो वो कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको याद करने हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके कोई पेपर में आ चुका है, व्हाट इज़ द टिंडल इफेक्ट एंड गिव 2 एग्जाम्पल इन नेचर। तो एक तो एग्जाम्पल बुक ने खुद दिया हुआ है कि टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट में। एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो, व्हेन यू आर सिटिंग इन ए रूम फ्रॉम ए होल, व्हेन यू आर सिटिंग इन ए रूम फ्रॉम ए होल, एक होल में से क्या आती है? एक बीम ऑफ लाइट आती है जो स्कैटरिंग दिखाती है लाइट की, और वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो आप क्या दोगे? व्हेन वी आर सिटिंग इन ए रूम फ्रॉम ए होल, ए बीम ऑफ लाइट कमिंग एंड शो टिंडल इफेक्ट। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए आपके लिए। और ये इसके क्यों वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, यानी क्यों वो स्कैटर होते हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि फॉरेस्ट में मिस्ट होता है, ओस को कहते हैं। ओस में छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल तो हर जगह ही होते हैं, जो एक्ट करते हैं कोलाइडल की तरह और डिस्पर्ज होते हैं पूरे एयर में, और सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो कर देते हैं लाइट को स्कैटर, और आप देख पाते हो टिंडल इफेक्ट फाइनली। कोलाइडल सॉल्यूशन के फीचर्स भी याद कर लो। एक कोलाइडल इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एक तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। दूसरा, साइज़ ऑफ ए पार्टिकल अपीयर होता है कि होमोजीनियस है, लेकिन है हेट्रोजीनियस ही। साइज़ ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। इतने छोटे ज़रूर होते हैं कि नेक्ड आइज से नहीं देखे जा सकते। कोलाइडल आर बिग एनफ, लेकिन इतने बड़े ज़रूर होते हैं कि वो स्कैटर कर सकें लाइट को। इतने छोटे नहीं होते कि आंखों से देख सकें, नेक्ड आइज से देख सकें। इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकें थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और उसका पाथ विजिबल कर सकें। तो कोलाइडल आर बिग एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट,
एंड दे डोंट सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होते। जबकि अगर तुमने रेत और पानी मिक्स किया है तो रेत थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएगी, इसलिए वो सस्पेंशन सॉल्यूशन है। जबकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सेटल डाउन नहीं होता। अगर आपने मिल्क और वाटर को मिक्स कर दिया, क्या बहुत देर बाद देखा तो मिल्क नीचे बैठ गया, पानी ऊपर रह गया? ऐसा होता है कि मिल्क ऊपर चला गया और पानी नीचे रह गया? नहीं हो सकता। तो यानी इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मिल्क ही है तो कोलाइडल सॉल्यूशन का। जबकि सस्पेंशन का है कि आपका सैंड एंड वाटर, और उसका सबसे पहले वाले का है आपका शुगर एंड वाटर, जो अच्छे से मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाता है। सेकंड वाले का यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, इसका भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। इसको भी फ़िल्टर से सेपरेट नहीं किया जा सकता कोलाइडल को, और पहले वाले को भी फ़िल्टर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। डिफरेंस के तौर पे चार चार 5-5 पॉइंट सबके हैं, और वो सारे के सारे पॉइंट लिखने होते हैं।